बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं। ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे ये आपके संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से रहेंगे। यदि आप कोई भी बुक नहीं खरीदते हो, यदि कोई भी आप सीरीज नहीं खरीदते हो, गाइड नहीं खरीदते हो, तो आप इस वीडियो को यदि प्रॉपर आप देख लेते हो एक बार, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका पेपर इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा और यही प्रश्नों से आपका पूरा का पूरा आपका पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि आपने सीरीज या नोट्स खरीद रखा है तब भी आप जो अपने बुक या सीरीज में जो है आप इन सभी प्रश्नों को टिक लगा लीजिएगा। वैसे तो बहुत ही सरल शब्दों में आपका जो है सारे प्रश्न उत्तर में समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको विधिवत एक ही बार में समझ में आ जाए और जिससे अपने एग्जाम में आप जो है बिना रट्टा मारे केवल जो है उसको समझ कर ही अपने एग्जाम में आसानी से जो है सभी प्रश्नों को उत्तर जो है बहुत ही जो है सावधानी पूर्वक बहुत ही सरल तरीके से जो है लिख पाएं। इसलिए आज की क्लास के माध्यम से इसी के जो है इकोनॉमिक्स के जो है हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, साथ में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इसका पेपर का आपको टाइटल देख लेना। इसका एक मैंने मॉडल पेपर भी मैंने जो है अपलोड किया है, जिसको आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। मैंने आपके आल सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने 2 वीडियो केवल अपलोड करता हूँ। आप दोनों वीडियो देख के जाइएगा, गारंटी लेता हूँ इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। यदि आप एक ही वीडियो देख के जाते हैं तो तब भी आप जो है आसानी से जो है सभी सब्जेक्ट आप इसी प्रकार जो है कवर कर सकते हो और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहते हैं या फिर हमारा मॉडल पेपर चाहे रहता हो, सभी आपके जो है प्रॉपर रिसर्च के बाद ही कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं। इसलिए थोड़ी सी जो है क्लास हमारी लेट आती है, लेकिन प्रॉपर विधिवत जो है रिसर्च के बाद ही कोई हम क्लास कराते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। चलेगा वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस समय बीए बीएससी की 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा हम प्रश्नों की ओर हम पढ़ रहे हैं। इसमें अब एक आपको कंपलसरी का आपका पेपर भी आपको पढ़ना रहता है, जो कि आपका होता है को करिकुलर कोर्स के तहत। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। उसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज मैंने इसकी क्लासें करा दी हैं, तो इसको आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जो इसकी चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं हमारे चैनल पर। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में। आप जब जाओगे उसकी जो है चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं, एकदम फ्री क्लासें, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और साथ में बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर को मैंने सोल्व किया है पिछले साल जो आपके पेपर हुए हैं, और पिछले साल वैसे जितने भी आपके पेपर हुए थे यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, मैंने सभी पेपरों की आंसर की भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर एक बार जरूर चैनल में आप विजिट कीजिएगा, सभी आपको क्लासें मिलेंगी विधिवत आपको। चलेगा हम देखेंगे अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपके बीए फर्स्ट ईयर तो है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसके पेपर के टाइटल की बात के पेपर के नेम की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत यानी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि पेपर का आपका टाइटल है। वैसे तो यूपी की यूनिवर्सिटी जितने भी सभी का सिलेबस सेम है, सभी का जो है यही पेपर आपको पढ़ना पड़ता है, इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये आपका पेपर का नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिएगा हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे रहा कि जो है सीमांत प्रतिस्थापन जो है दर क्या होती है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको जो है शॉर्ट नोट में पिछले साल भी क्वेश्चन आपका फंसा था। तो सीमांत जो है प्रतिस्थापन जो है दर क्या होती है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो दर होती है जिस दर पर कोई व्यक्ति की एक जो है वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को जो है दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है, तो उस दर को जो है हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है। मान लो कोई जो है आपके पास वस्तु है, आप उस वस्तु को दूसरे किसी वस्तु से जो है बदलने की जो है कोशिश करते हैं, बदलने के लिए जो है आप तैयार हो जाते हैं, तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है कि जिस दर पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है, तो उस दर को हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको तैयार होनी चाहिए। अगला देखिएगा, प्रतिस्थापन के सीमांत दर क्या है। क्वेश्चन वही है देखा जाए तो लौट फोड़ के, तो इसको भी हम देख लेंगे। प्रायः उत्पादन के साधन एक दूसरे से के जो है स्थान पन्न होते हैं और उत्पादन की मात्रा स्थिर होने की स्थिति में जो है उत्पादन के साधन विशेष की जो है किसी अन्य साधनों को जो है प्रतिस्थापित करने की जो है क्षमता को तकनीकी प्रतिस्थापन की जो है सीमांत दर कहते हैं। तो ये भी आपको जो है इतना ही आपको जो है इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है और इतनी ही जो है इसकी कह सकते हो आपको डिफिनेशन आपको यहाँ से जो है इसकी लिख देना है। चलेगा
तो ये प्रतिस्थापन की जो है सीमांत दर क्या होती है, या जो है वह दर है जिस पर कोई उपभोक्ता जो है एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जो है लिए बदलने के लिए तैयार हो जाती है। तो यही जो है दोनों की डिफिनेशन जो है सेम ही है। तो इसमें भी आप यही लिखोगे कि जिस पर कोई उपभोक्ता जो है एक वस्तु को दूसरी वस्तु की में जो है बदलने के लिए जो तैयार हो जाता है, इसे ही जो है हम प्रतिस्थापन की जो है सीमांत दर कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी हमारा दिया हो कि आभास लगान क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में आपके जो है 100% क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा। चलेगा, आभास लगान क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है देखा जाए एक हिसाब से। तो आभास लगान की जब भी ये बात आती है तो जो है अल्प अवधि में जो है भूमि को छोड़कर किसी भी जो है कारक द्वारा अर्जित जो आय जो होती है, इसी को जो है हम आभास लगान कहते हैं। तो वैसे तो प्रोफेसर मार्शल ने इसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है जो रिकार्डो के जो है लगान की जो अवधारणा पर आधारित है, और मार्शल ने जो है यह विचार प्रस्तुत किया कि मनुष्य द्वारा निर्मित मशीनों और जो है यंत्रों की पूर्ति अल्पकाल में जो है नहीं बढ़ाई जा सकती है, और जबकि दीर्घकाल में जो है इन मशीनों की जो है पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। प्रायः अल्पकाल में जो है यह पूंजीगत साधन वही लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जो भूमि अल्पकाल व जो है दीर्घकाल में करते हैं। अर्थात जो है स्थिर पूर्ति का लक्षण पूंजीगत वस्तुओं को जो है जो आय जो है अल्पकाल में प्राप्त होती है वह जो है लगान की तरह होती है। प्रोफेसर मार्शल ने जो है आभास का जो है इसी को जो है लगान कहा है, और यहाँ से जो है इसकी परिभाषा देते हुए प्रोफेसर मार्शल ने लिखते हैं कि यानी जो आभास लगान होता है ये वह आय है जो मशीन द्वारा मनुष्यों द्वारा निर्मित उत्पादकों के जो है दूसरे औजारों से उपलब्ध होती है। तो इसे ही जो है हम आभास लगान कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है कि वह आय जो मशीनों के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा जो निर्मित उत्पादन इसके माध्यम से होता है, चाहे इससे जो लाभ मिलता है, चाहे मशीनों के द्वारा आप करके उससे उत्पादन किया जाए या फिर मनुष्यों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, किसी चीज़ का बनाया जाता है, और जो है औजारों से उपलब्ध जो होता है इसका जो प्रॉफिट होता है, तो यही जो लगान होता है यही इसी को जो हम आभास लगान कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो कि गणनात्मक जो है दृष्टिकोण से क्या आशय है, जो कि जैसे कि गणना की यहाँ से जब बात आ जाती है तो आपके दिमाग में एक नंबर फीड होने लगता है कि 1 2 3 करके आपके दिमाग में चलने लगता है कि गणना का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की जो है गणना करना, उसको जोड़ना, फिर उसकी जो है एनालिसिस करना। ठीक है, तो यही होता है। तो गणनात्मक शब्द जो है आपके जो गणनात्मक जो संख्याएं होती हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 मैंने आपको कहा, इसी से संबंधित हैं, और इन संख्याओं का निश्चित जो है एक परिणाम होता है, और इसके लिए जो है इसकी जो है कह सकते हो इसी से जो है इसकी तुलना की जाती है। अतः जो है गणवाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता को जो है गणनावाचक संख्या प्रदान की जाती है, तो इसी को जो है गणनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। अगला देखो, पूंजीवाद से क्या आशय, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में 100% फंसेगा। ठीक है, चलेगा, हम पूंजीवाद देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले साल भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है सभी विश्वविद्यालय में। तो पूंजीवाद को हम थोड़ा सा जो है बताने का प्रयास यहाँ से करेंगे। तो पूंजीवाद की यदि हम बात करें तो पूंजीवाद क्या है, एक आर्थिक प्रणाली है। यदि हम अपने शब्दों में बताने का हम थोड़ा सा प्रयास करें तो पूंजीवाद जो होता है एक आर्थिक प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसमें जो है निजी लोग अपने जो हितों के लिए संपत्ति का जो है स्वामित्व और जो है उस पर नियंत्रण रखते हैं, तो इसी को जो है हम पूंजीवाद कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आप चाहे तो लिख सकते हैं, और भी जो है इसकी परिभाषा यहाँ से लिखी हुई, जैसे कि जो है बेहम ने इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य द्वारा कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए लगभग जो है स्वतंत्र है। तो इनका मानना यह है कि जो है राज्य का जो प्रत्येक जो व्यक्ति होता है अपने प्रतिबंधों को छोड़कर, यानी सभी व्यक्तियों को जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है आज़ादी है रहने की, स्वतंत्र रहने की। ठीक है, और जो है समाज की आर्थिक क्रियाओं का जो है निर्धारण विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और जो है व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो है होता है। जो व्यक्तियों का जो क्रियाएं होती हैं, आर्थिक जो क्रियाएं होती है, तो इसका जो निर्धारण होता है ये व्यक्तियों के द्वारा होता है। व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है, उसका जो समूह होता है उसके द्वारा होता है। इसका जो है इसका कह सकते हो क्रियाएं निर्धारण होता है। और साथ में प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का जो है स्वामी अपनी इच्छा अनुसार साधनों का जो है उपयोग कर सकता है, और अपनी इच्छा अनुसार आय को जो है इच्छा अनुसार जो है व्यय कर सकता है। मतलब ये है कि जो है जो स्वामी होता है प्रत्येक साधन का, वो अपनी इच्छा अनुसार जो है साधनों का उपयोग कर सकता है, और अपनी जो आय होती है, उसकी जो इनकम होती है, अपनी इच्छा अनुसार जो है उसको खर्च कर सकता है, उसको व्यय कर सकता है। तो इसी को जो है हम पूंजीवाद कहते हैं। तो इनकी भी बहुत ही अच्छी परिभाषा है। अगले भी परिभाषा से जो है लुक्स ने इसकी परिभाषा दी है, लुक्स और जो है हुड्स ने। उन्होंने कहा है कि जो पूंजीवाद होता है, पूंजीवाद जो है आर्थिक संगठन की जो एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी सिस्टम है जिसमें जो है व्यक्तिगत
संपत्ति जो है पाई जाती है। कहना था इनका मतलब ये है पूंजीवाद यह है जिसमें जो है व्यक्तिगत संपत्ति पाई जाती है और मनुष्यकृत प्राकृतवादी पूंजी का उपयोग जो है निजी लाभ के लिए किया जाता है, तो यही आपकी जो है पूंजीवाद कहलाती है। तो यहाँ से और भी नीचे परिभाषा लिखी, जैसे कि पूंजीवाद की जो है एक सरल और जो है अच्छी परिभाषा डॉक्टर राइट ने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है तो उन्होंने इसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो है औसत जो है तौर पर आर्थिक जीवन का अधिकांश भाग विशेषता विशुद्ध और जो है विनियोग निजी जो है इकाइयों द्वारा सक्रिय पर्याप्त स्वतंत्र प्रतियोगिता की जो है दशाओं में किया जाता है और ऐसा जो है प्रायः लाभ की प्रेरणा के लिए जो है इसके अंतर्गत जो है इसका किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका जो है पूंजीवाद कहलाता है। तो दो जो आपको जो भी परिभाषा आपको अच्छी लगे आपको अपने शब्दों में आपको लिख देना है, चलेगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीमत विभेद क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीमत विभेद बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये 100% आपके एग्जाम में फंसने वाला है कि कीमत विभेद जो है ये क्या होता है। ये क्वेश्चन जबकि पिछले साल भी पूछा गया था, चाहे आप रज्जो भैया स्टेट विश्वविद्यालय का पेपर उठा लीजिए या फिर आप MGQP का पेपर उठा लीजिए या फिर RMLAU APSCO माँ सकमुरी विश्वविद्यालय सहारनपुर से JMU कानपुर MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो कीमत विभेद जो है क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, चलेगा। तो कीमत विभेद की हम बात करें तो एकाधिकार के जो है सम्मुख कभी कभी जो है ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वह जो है अलग अलग क्रेताओं से जो है एक ही वस्तु की अलग अलग कीमतें वसूल कर लेता है। तो यही जो है विभिन्न क्रेताओं के एक ही वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो है बेचने का जो है कार्य कीमत जो है विभेद जो है कहलाता है। कहना मतलब ये है, आपने देखा होगा, आपने बाजार गए होंगे कभी, आपने देखा होगा, तो वही जो है कीमत इसकी 700 रुपये है और दूसरे पास देखो तो 800 होता है। तो इसमें जो अंतर होता है, जो विभेद होता है, यही आपका कीमत विभेद होता है। जो कीमतों में जो विभेद होता है, जो अंतर होता है, जो डिफरेंट होता है, जिसको हम कहते हैं, तो यही आपका जो है कह सकते हो कीमत विभेद होता है। तो इनका यही कहना था मतलब है कि एक एकाधिकार सम्मुख एक ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, फिर ऐसी आ जाती है कि जब वह जो है अलग अलग जो है क्रेता हो, जो क्रेता आपके होते हैं, ठीक है, क्रेता मतलब क्या होता है, खरीदने वाला। जब वह क्रेता जो है अलग अलग क्रेताओं से जो है एक ही वस्तु, यानी जो बेचने वाला जो व्यक्ति होता है अलग अलग क्रेता यानी अलग अलग खरीदने वाले व्यक्ति को अलग अलग वही दाम आपको 100 रुपये में दिया, दूसरे को 120 में दे दिया, फिर किसी को 90 में दे दिया। तो ये जो कह सकते हो, ये जो अलग अलग जो इसकी स्थितियां बन जाती है, जो अलग अलग लोगों से क्रेताओं से खरीदने वाले व्यक्तियों से जो ये रुपया वसूलता है या फिर इतने रुपये में इसको बेचता है, तो यही जो अंतर होता है इसके बीच में कि इतने का आप 90 को इसको दे दिया, हमको 100 का दिया है। अब जो व्यक्ति खरीदने आए उसको तो पता है नहीं, क्योंकि वो तो व्यक्ति पहले वाला लिया, वो तो निकल गया। अभी साथ में यदि व्यक्ति खड़ा तब तो उतने की उसको भी मिल जाएगी। तो मान लो एक व्यक्ति आया, उसको 90 की वही चीज़ दे दिया, फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसको 100 में बेच दिया। तो ये जो विभेद होता है, ये जो अंतर होता है, यही आपका जो है कीमत आपका विभेद कहलाता है। ठीक है, इतनी परिभाषा आप चाहे अपने शब्दों में भी लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यही जो होता है क्रेताओं के साथ ही जो है विभिन्न विभिन्न कीमतों पर जो कोई चीज़ बेची जाती है, तो यही आपका जो है कीमत विभेद आपका कहलाता है। इतनी परिभाषा लिख देना है। और कीमत विभेद की परिभाषा और भी नीचे लिखी हुई, जिससे कि यहाँ से कि कीमत विभेद की परिभाषा देते हुए श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने इसकी परिभाषा दिया है अपने शब्दों में। उन्होंने लिखा है कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न विभिन्न कीमतों में बेचने और जो है कार्य मूल्य विभेद कहा जाता है। कहना मतलब जो है एक ही कोई वस्तु है, वही वस्तु है, आप वही चीज़ इसमें भी कहा गया है कि एक ही वस्तु जो है विभिन्न विभिन्न क्रेताओं से आप विभिन्न, यानी एक क्रेताओं से कितने में बेचा, दूसरे को उससे ज़्यादा में बेचा, फिर उससे कम में बेचा, तो विभिन्न विभिन्न उसके जो दाम में आपने उसको बेचा है, तो यही आपका जो है कीमत विभेद या फिर मूल्य विभेद आपका कहा जाता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला देखो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का आपका पेपर ही है, तो अर्थशास्त्र होता क्या है, जब इसके बारे में आप विधिवत समझ लोगे तो इसका जो है आप क्षेत्र भी जो है आसानी से जो है आप कह सकते हो, लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम जो है अर्थशास्त्र के बारे में हम समझेंगे ये क्या है। तो अर्थशास्त्र क्या है इसको समझो पहले। तो अर्थशास्त्र जो है एक विज्ञान की शाखा है। ये क्या है, एक साइंस की जो है एक शाखा है, किसकी ब्रांच है, जिसके तहत जो है हम वस्तुओं
सेवाओं और उसके उत्पादन और वितरण, उसका विनिमय, उपभोग का इस जो है इसमें हम अध्ययन करते हैं, तो यही आपका जो है अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अर्थशास्त्र से जुड़े कुछ जो है बहुत सारे जो है इससे बातें हैं, जैसे कि इसके क्षेत्र की हम बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का अर्थ जो है उस संपूर्ण ज्ञान से है जिसका अध्ययन इसके जो है अंतर्गत किया जा सकता है। तो इसको जो है 3 जो है विषयों में जिसको सम्मिलित किया गया है। एक जो है अर्थशास्त्र की जो है विषय सामग्री, दूसरी जो है अर्थशास्त्र का स्वभाव, तीसरा जो है अर्थशास्त्र का जो है अन्य विज्ञानों में जो है संबंध। तो इसको 3 भागों में जो है इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। अब अगला देखो, अब अर्थशास्त्र हो गया जो कि आपके पेपर का आपका नाम है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जिसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, छोटा मतलब ये आपका फर्स्ट पेपर, इसमें आपको माइक्रो पढ़ना है और जो आपका सेकंड सेमेस्टर आपका जो होगा उसमें आपको मैक्रो पढ़ना पड़ेगा। बृहद आपका अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था या फिर अर्थ। तो ये जो है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था क्या है, फिर अर्थशास्त्र क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर का आपका नाम ही है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% जो है फंसने वाला है। तो चलिएगा हम इसके बारे में देखेंगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। तो ये भी जो है कह सकते हो अर्थशास्त्र की एक शाखा है। ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये अर्थशास्त्र की ही शाखा। देखो अर्थशास्त्र जो है इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो, एक होता है MACRO। तो ये दोनों इसके प्रकार हैं, इसके शाखा है, इसके आप ब्रांच कह सकते हो। तो यहाँ से माइक्रो की बात आई है तो ये क्या है, तो ये जो है अर्थशास्त्र की शाखा है, इकोनॉमिक्स एक शाखा है जो यह जो है अध्ययन करता है कि किस प्रकार जो है अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार का फर्म और विशिष्ट रूप से जो है उन बाजारों में जो है सीमित संसाधनों के आवंटन का जो है निर्णय करते हैं और यहाँ जो है वस्तुओं और सेवाएं जो है खरीदी और जो है बेची जाती हैं। तो इसी का जो इसमें जो है हम जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई हम समझेंगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो है हम अर्थशास्त्र का जो है समग्र अध्ययन ना करके अर्थव्यवस्था की विशिष्ट जो है इकाइयों और जो है व्यक्तिगत इकाइयों का जो है इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो है ये जो होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था, तो ये क्या होती है, इसमें जो है अर्थशास्त्र का हम समग्र अध्ययन नहीं करते हैं। समग्र मतलब क्या होता है, ठीक है, कि उसका जो है संपूर्ण हम अध्ययन नहीं करते हैं बल्कि उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी विशिष्ट इकाइयों, उसकी जो इकोनॉमिक्स जो होती है उसकी हम विशिष्ट इकाइयों का स्पेसिफिक जो इसकी इकाइयाँ होती हैं मेन उसका हम अध्ययन करते हैं। और अथवा जो है व्यक्तिगत जो इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, चाहे उत्पादन से रिलेटेड या फिर बेचने से रिलेटेड हो, तो इसी का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये आपका जो है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाती है। तो इतनी परिभाषा आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है एक उद्योग, एक वस्तु, एक फर्म, उपभोक्ता का जो है इसमें जो है हम अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर जो है चैम्बरलेन ने इसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्णतया जो है व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। तो ये जो अर्थशास्त्र है सूक्ष्म, ये जो है व्यक्तिगत जो है व्याख्या पर आधारित है और जो है इसका संबंध जो है अंतः व्यक्तित्व संबंधों से है। तो इतनी परिभाषा चाहे आप जो है लिख सकते हैं। अगला देखो कि इक्विलिब्रियम क्या है, जिसको हम साम्य कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में 100% फंसने वाला ही है। तो साम्य क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। साम्य जिसको हम इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं, ये जो है लैटिन भाषा के जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक्वियस प्लस जो है लिब्रा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक्वियस शब्द का अर्थ होता है समान और लिब्रा का अर्थ होता है साम्य यानी समान, साम्य। इस प्रकार जो है संतुलन शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ है सामान्य, ठीक है, समान या फिर साम्य। और सामान्य रूप से जो है साम्य का अर्थ जो है विश्राम की स्थित है और जो है साम्य की स्थिति उस जो है दशा को कहते हैं जब किसी वस्तु पर जो है काम करने वाली विरोधी शक्तियों इस प्रकार एक दूसरे के साथ जो है संतुलित हो जाती हैं कि वस्तु में जो किस प्रकार उसमें परिवर्तन नहीं होता है, किस प्रकार किसी प्रकार जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता है और आर्थिक जो है साम्य की जो है गति का जो है पूर्ण अभाव नहीं होता है। क्योंकि जो है यदि किसी देश की आर्थिक प्रणाली में जो है गति का जो है पूर्ण अभाव हो जाए तो वह जो है आर्थिक प्रणाली स्वतः जो है नष्ट हो जाएगी। और आर्थिक साम्य की जो है आवश्यक शर्त यह है कि आर्थिक साम्य में जो है गति होनी चाहिए, लेकिन इस गति की दर में जो है किसी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इतनी आपको जो है आप लिख सकते हैं। इसको जो है थोड़ा सा हम सरल शब्दों में बताने का हम प्रयास करेंगे, नहीं तो ये तो आपकी थ्योरी हो गई, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था इसको हम थोड़ा सा सरल जो है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपको जो है समझ में आए। तो साम्य की हम बात करें तो साम्य जो होता है किसी निकाय की जो एक ऐसी स्थिति होती है जब 2 या 2 से
ज़्यादा, यानी जब दो या फिर दो से ज़्यादा जो पारस्परिक जो बल होते हैं या फिर जो है वस्तुओं में होने वाले जो स्थिरता होती है, तो इसमें जो है साम्यावस्था जो है, जो प्राकृतिक गतिक होती है, इसमें जो गति होती है, जो दोनों के बीच में पारस्परिक जो विरोधी होती हैं, ठीक है, तो इसमें जो गति होती है आगे बढ़ने की, तो ये आपकी जो है साम्य कहलाती है। तो इतनी परिभाषा जो है आप लिख सकते हैं। अगला देखो कि कीमत जो है प्रभाव किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कीमत विभेद, मेरे हिसाब से कीमत विभेद जैसा कि शब्द में जो है कीमत प्रभाव है, विभेद नहीं है। कीमत प्रभाव, कीमत का मतलब आपकी जैसे कि कीमत का प्रभाव क्या है, उसका वैल्यू क्या है, तो ये इससे संबंधित है। तो किसी एक वस्तु की कीमत में जो है परिवर्तन होने पर जबकि दूसरी वस्तु की जो है कीमत और जो है आय स्तर जो है स्थिर रहते हैं, उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही जो है हम कीमत प्रभाव परिवर्तन या फिर इसको जो है कीमत जो है प्रभाव कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, ये होता क्या है, ठीक है, चलेगा। तो इतनी आपको जो है परिभाषा आपको जो है लिखने की आवश्यकता पड़ेगी कि जो है यह क्या होगी। तो ये जो है कीमत प्रभाव की यदि हम बात करें तो किसी एक वस्तु की कीमत में जो होने वाला जो परिवर्तन होता, मान लो कोई एक वस्तु है उसमें जो परिवर्तन होगा उसकी कीमत में, मान लो वो कोई वस्तु थी जो कि 10 रुपये में थी, उसकी कीमत अब बढ़ के 12 रुपये हो गई, फिर 11 हो गई। तो जबकि दूसरी वस्तु की कीमत और जो है आय स्थिर रहते हैं, यानी कोई दूसरी और कोई वस्तु है उसकी जो कीमत है स्थिर रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, और उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन होता है तो उसे ही जो है हम कीमत प्रभाव कहेंगे। तो इतनी आपको जो है परिभाषा लिखने की जो है आपको आवश्यकता पड़ेगी। चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्रतिफल के नियम से क्या आशय है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके नियम की बात करें तो प्रतिफल के नियम जो है यह स्पष्ट करते हैं कि जो है आगत और जो है अदा में परिवर्तन करने की जो है निर्गत और पर्दा में किस दर से जो है परिवर्तन हो। अन्य शब्दों में यदि हम बात करें तो जो है ये उत्पादक जो है इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जब एक जो है व्यावसायिक फर्म उत्पादन के कुछ साधनों को जो है स्थिर रखकर अधिक उत्पादन हेतु जो है अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है, तो इसे ही जो है हम सीमित उत्पादन में जो है सबसे पहले बढ़ोतरी होती है, इसके बाद जो है वह स्थिर रहता है, अतः जो है इसमें घटोतरी होती है। अतः जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि इसमें जो है उत्पत्ति वृद्धि नियम और जो है उत्पत्ति जो है समानता नियम और जो है उत्पत्ति ह्रास नियम भी जो है इसमें इसके 3 प्रमुख सब्जेक्ट इसके विषय हैं, ठीक है। अगला देखो कर्मवाचक जो है दृष्टिकोण से जो है आप क्या समझते हैं। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको भी जो है हम समझेंगे कि ये जो है क्या होता है। तो कर्मवाचक दृष्टिकोण की हम बात करें तो ये जो होता है, ये कर्मवाचक दृष्टिकोण क्या होता है, सब पहले आप इसको समझ लो। ये जो होता है वस्तुओं और जो है सेवाओं के जो है बंडलों से जो है मिलने वाली उपयोगिता की रैंकिंग की जाए, तो यही आपकी जो है कर्मवाचक दृष्टिकोण होता है। मान लो या फिर जो है या ये जो सिद्धांत है या फिर जो ये दृष्टिकोण है यह बताता है कि जो है कौन सा जो है विकल्प दूसरे से बेहतर है, लेकिन यह जो है नहीं बताया जाता है कि जो है यह कितना बेहतर है। क्रमिक जो है उपयोगिता तुलना में जो है पसंदीदा अधिक नहीं है, कम से कम जैसे शब्दों का इसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो कर्मवाचक दृष्टिकोण का मतलब यही होता है कि कोई जो वस्तु है कितना अच्छी है, कितना इसका जो है बेहतर है, पसंदीदा है, ठीक है। तो इसी का जो इसमें हम कह सकते हो समझते हैं इसी के माध्यम से। और जो है जो कर्मिक जो उपयोगिता होती है, जो दृष्टिकोण होता है, या ये भी बताता है कि दो मान लो आइसक्रीम होने में से जो है कौन सी आइसक्रीम जो है ज़्यादा अच्छी, इसकी जो तुलना की जाती है, इससे जो उपयोगिता एक मिलती है, लेकिन यह जो है नहीं बताया जाता है कि जो है या कितनी इसमें उपयोगिता मिली है। तो यही आपका जो है कर्मवाचक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और यह इसकी हम बात करें, इसमें जो कि लिखा हुआ है कि कर्मवाचक दृष्टिकोण जो है हिक्स, एलन, पैरेटो, एचवर्ड आदि जो है इसके जो है प्रतिपादक थे, और इसके अनुसार जो उपभोक्ता जो है कि जो है सांख्यिकी माप तो नहीं कर सकता है, परंतु इतना जो है अवश्य बता सकता है कि उसे जो है वस्तु की तुलना में जो है दूसरी वस्तु से जो है अधिक उपयोगिता मिली अथवा जो है कम है। तो इस प्रकार जो है वस्तुओं तथा जो है इसकी विभिन्न इकाइयों को जो है
प्राथमिकताओं के जो है क्रम में समायोजित कर सकते हैं। तो कहने मतलब ये है, मान लो कोई 2 वस्तुएं हैं, फिर अधिक वस्तुएं हैं, तो इसमें कौन सी अच्छी वस्तु है उसका हम जो है एक क्रम कर सकते हैं कि ये पहले नंबर पे इसको, मान लो आपने देखा होगा जो कोई कंपटीशन होता है, मान लो बच्चों को रनिंग कराते हैं जैसे कि स्कूल कॉलेज में, तो एक फर्स्ट नंबर पे आता है बच्चे जिसको इनाम दिया जाता है, फिर सेकंड एक रैंकिंग बनती है, एक थर्ड की रैंकिंग बनती है। तो ऐसा हो सकता है। तो ये भी यही कहता है कि ये जो है एक दृष्टिकोण है कि वस्तु जो है, कोई वस्तुएं हैं तो इसमें कौन सी अच्छी वस्तुएं हैं, कौन सी थोड़ा उससे कम वस्तुएं अच्छी हैं, ठीक है। तो इसकी जो है, इसके माध्यम से जो है इसकी हम गणना कर सकते हैं, इसका जो है हम बता सकते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अब अगला देखो कि प्रतिनिधि जो है फर्म से जो है क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी जो है हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि प्रतिनिधि जो है ये फर्म होता क्या है। तो प्रोफेसर जो है मार्शल ने इसकी बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है यहाँ से कि प्रतिनिधि फर्म जो है वह फर्म है जो काफ़ी समय से जो है चालू हो, जिसे पर्याप्त सफलता मिली हो, जिसका जो है प्रबंध सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति के द्वारा जो है किया गया जाता हो, और जिससे जो है उत्पादित वस्तु की जो है श्रेणी में और विक्रय की जो है दशाएं और सामान्य आर्थिक परिस्थितियों को जो है ध्यान में रखते हुए आंतरिक और जो है बाह्य बचतें प्राप्त हो, जो कि उत्पादन की जो है कुल मात्रा की जो है परिणाम स्वरूप जो है प्राप्त होती हो। तो यही आपका जो है प्रतिनिधि जो है फर्म आपका जो है कहलाता है। तो इतनी आपकी जो है परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा प्रोफेसर मार्शल वाली। तो इतनी आपको जो है परिभाषा आपको जो है लिख देना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो है ये देखने को मिलेगा। अगला देखो सूक्ष्म आपका इकोनॉमिक्स, तो क्वेश्चन इससे पहले भी हो गया था, अब इसको हम नहीं कराएंगे, दोबारा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में फंसेगा। अगला देखो आर्थिक प्रणाली क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक प्रणाली की हम बात करें तो आर्थिक प्रणाली क्या है, तो किसी अर्थव्यवस्था की जो है विभिन्न संस्थाएं, जैसे कि उसके नियम होते हैं, कुछ इसके प्रतिमान होते हैं, जिसके समूह को जो है आर्थिक प्रणाली कहते हैं। तो किसको कहते हैं, किसी अर्थव्यवस्था की जो विभिन्न जो संस्थाएं होती हैं उसके, चाहे किसी अर्थव्यवस्था के चाहे नियम हो अभी उसके प्रतिमान हो, तो इसी के जो समूह होते हैं, इसी के जो ग्रुप होते हैं, इसी को जो है हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं, जिसके द्वारा जो है अर्थव्यवस्था का जो है संचालन होता है, उसका संचालन जो है किया जाता है। और सरल शब्दों में हम बात करें तो जिन आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत जो है मानव की उपभोग, उसका उत्पादन, उसके वितरण और जो है राज्य से संबंधित जो है आर्थिक क्रियाओं का जो है संपादन होता है, तो इसे जो है हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। तो इतनी आपको जो है परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो मांग को प्रभावित करने वाले जो है कौन कौन से तत्व हैं आपको बताने हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में 100% फंसने वाला है। तो मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे कारक हैं, जैसा कि जनसंख्या का आकार एवं जो है रचना। जनसंख्या जो है मांग को बहुत प्रभावित करती है, और आय का वितरण ये भी प्रभावित करती है। वस्तु की जो है अपनी कीमत ये भी प्रभावित करेगी, और संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की जो है आय, कीमत परिवर्तन की जो है संभावनाएं, उपभोक्ता की जो है रुचि एवं जो है प्राथमिकताएं, ये सारे जो हैं मांग को जो है प्रभावित करते हैं। और जो है व्यापार चक्र की व्यवस्था, बचत करने हेतु की प्रावृत्त, संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के जो है मूल्यांकन में परिवर्तन, तो ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं देखा है तो मांग को प्रभावित करती है, ठीक है। अगला देखो ऑप्शन भी आपका दिया कि मांग का नियम क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो लाभ डिमांड क्या है इसको हम समझेंगे। तो मांग की परिभाषा जो है स्पष्ट है कि जो है मांग और मूल्य, यानी कोई वस्तु आप जो है कितने आप उसको बेच रहे हो, कि कितने आप रुपए मांग रहे हो, और उससे जो है आप कितने को आप उसको बेच पा रहे हो, आपको मूल्य कितना उसका प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही घनिष्ठ आपका संबंध होता है। मान लो कोई आप बाजार गए कोई शर्ट लेने के लिए, अब तो देखा है तो फिक्स वाली आप दुकान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं जाते हैं तो आप कहेगा भैया ये 500 का शर्ट है, तो आप कहते हैं यार 400 को पड़ेगा तो दे दीजिए। तो ऐसे जो कह सकते हो जो एक उसके मांग होती है, कितने मांग रहा है, आप कितने की वो खरीद रहे हो, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी घनिष्ठ जो है संबंध होता है। और मांग व जो है मूल्य के जो है इस पारस्परिक संबंध को ही जो है मांग का नियम कहते हैं। तो वस्तु जो है कोई व्यक्ति कितने की मांग रहा है, ठीक है, और जो है कि हम इतने की ही जो है बेचेंगे, इसकी मांग है। और मूल्य में जो है बहुत ही जो इसका भी जो संबंध होता है पारस्परिक, इसी को जो है मांग का नियम कहते हैं। और मांग के नियम के द्वारा जो है इसको व्यक्त किया जाता है। मांग का नियम जो है यह बताता है कि ऊंची कीमतों पर जो है मांग कम और कम कीमतों पर जो है मांग अधिक होती है। और इस प्रकार जो है मूल्य जो है मांग के विपरीत संबंध होता है इसका। अन्य शब्दों में यदि हम बताएं इस नियम को, तो अन्य जो है बातें समान रहे तो अधिक मूल्य पर किसी वस्तु विशेष की मात्रा जो है कम मात्रा खरीदी जाए, और जो है कम मूल्य पर अधिक मात्रा जो है
खरीदी जाए तो इसी को जो है मांग का नियम कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने भी इसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि किसी वस्तु की जो है अधिक मात्रा में बिक्री के लिए उसके मूल्य में जो है कमी होनी चाहिए। इनका मानना यह है कि कोई वस्तु आप उसको अधिक मात्रा में बेचना चाह रहे हो तो उसके आपको मूल्य में आपको कमी करनी पड़ेगी, तभी आप उस वस्तु को बेच सकते हो ज़्यादा मात्रा में, ताकि उसके जो है ग्राहक अधिक मिल सके। मान लो कोई वस्तु जो उसका आप कीमत कम कर दोगे, मान लो कोई बाजार में आपने जो है सेब लगाया हुआ है, कोई 80 रुपये में लगाया हुआ है, कोई 100 रुपये में लगाया हुआ है, आप जो है 60 में लगा दीजिए, आप 70 में लगा दीजिए, वही सेब हो, उसी प्रकार के सेब हो। मैं ये नहीं कहता कि आपके ख़राब सेब हो, अच्छे ना हो, वही सेब हो, क्वालिटी वही हो, कुछ 10 रुपये कम में लगा दो तो आपको देखोगे तो आपके पास ज़्यादा आपके ग्राहक आ जाएंगे, आप ज़्यादा आपकी जो है बिक्री होगी। तो ये चीज़ें होती हैं और तो आपको ग्राहक मिल जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है, यानी किसी की प्राइस जब घटती है तो उसकी जो है मांग बढ़ जाती है, और जो है मूल्य की बढ़ने से किसी वस्तु की जब मूल्य बढ़ जाएगी, उसकी प्राइस अधिक हो जाएगी तो उसके जो ग्राहक हो जाएंगे भैया घट जाएंगे, कहेंगे भैया कौन यार इतना महंगा खरीदेगा, तो ये जो है इससे ग्राहक घट जाते हैं। तो ये जो है मांग का नियम बताता है। तो इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। अब अगला हम देखेंगे कि अवसर जो है लागत क्या है। क्वेश्चन काफ़ी ये भी जो है महत्वपूर्ण है। तो अवसर लागत क्या है, इसको भी जो है बहुत ही हम जो है सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे कि अवसर जो है ये लागत होता क्या है। चलेगा। तो अवसर लागत को जो है स्थानांतरण जो है इसको जो है हम जो ट्रांसफ़र जो आय होती है इसको जो है हम कह सकते हो, इसी को जो है हम जो अवसर जो लागत होता है इसको हम ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं, फिर ट्रांसफ़र आय कहते हैं। क्योंकि जो है उत्पत्ति के साधनों को जो है उद्योग विशेष में जो है बनाए रखने के लिए कम से कम इतना जो है द्रव्य अवश्य मिलना चाहिए जितना कि जो है उन्हें दूसरे वैकल्पिक प्रयोग में जो है मिल सकता है, अन्यथा वे जो है साधन दूसरे प्रयोगों में जो है स्थानांतरित हो जाएंगे। प्रोफेसर जो है बेनहेम ने जो इसकी परिभाषा लिखा, उन्होंने कहा है कि अवसर लागत क्या होता है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि द्रव्य की वह मात्रा, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य की जो है वह मात्रा जो कि कोई एक जो है इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में जो है प्राप्त कर सकती है, और उसे जो है कभी कभी जो है स्थानांतरित आय भी जो है कहते हैं। तो इतनी परिभाषा भी जो आप लिख सकते हैं। प्रोफेसर जो है रॉबिन्स ने भी इसकी परिभाषा लिखते हुए कहा है कि वह मूल्य जो कि साधन की एक जो है दी हुई इकाइयों को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, इसे ही जो है हस्तांतरित आय कहते हैं, अभी जो है हस्तांतरित मूल्य कहा जाता है। तो जो अवसर लागत होता है, पहली बात समझ लो, जो आपका हस्तांतरण जो ट्रांसफ़र आपकी इनकम होती है, तो ये और अवसर लागत ये दोनों भैया एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो अवसर लागत को जो है हम हस्तांतरण जो है आय कहते हैं। इतनी परिभाषा भी आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी आपको जो है परिभाषा लिखना पड़ेगा। चलेगा। अब हम क्वेश्चन जो है अगला हम देखेंगे जो कि है कि मांग की जो है आय लोच क्या है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। तो मांग की यदि हम आय लोच की यदि हम बात करें ये क्या होती है, तो इसको भी जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि जो है कीमत तथा जो है अन्य कारक तत्व समान रहे तो उपभोक्ता की आय में जो है परिवर्तन के जो है परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होते हैं तो उस परिवर्तनों की माप ही जो है मांग की आय लोच कहलाती है। तो ये परिभाषा इतनी आपको तैयार होनी चाहिए कि यदि जो कोई कीमत है तो अन्य कारक जो है तत्व समान रहे तो उपभोक्ता की आय में जो है परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है मांग की जो ये जो वस्तु की जो मांग होती है इसमें परिवर्तन होते हैं कुछ, ठीक है। तो उन परिवर्तनों की माप जो होती है, जो उसमें परिवर्तन होती है, तो कितने का परिवर्तन हुआ, कितने रुपए का परिवर्तन हुआ है, इसी को जो है मांग की आय लोच कहते हैं। तो इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। और वाटसन ने भी इसकी परिभाषा लिखा अपने शब्दों में, उन्होंने कहा है कि मांग की जो है आय लोच से प्राय होता कि आय में होने वाले परिवर्तन कितने प्रतिशत, यानी जो आय में आपने परिवर्तन किया है इनकम में, तो इसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन आपने किया है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो है मांगी गई मात्रा में होने वाले जो प्रतिशत जो परिवर्तन होता है इसके जो है परिवर्तन के अनुपात को हम जो है मांग की आय लोच कहते हैं। तो जो परिभाषा आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छी लगे, आपको रट लेना है, लिख देना है। अगला देखो कि मांग की जो है मूल्य लोच क्या होती है। मांग की अभी तक जो है आय लोच थी, अब मांग की जो है मूल्य लोच क्या होती है इसको हम समझेंगे,
ठीक है, तो इसको भी समझो। तो मांग की जो है, मांग का नियम जो है किसी वस्तु की जो है कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की जो है दिशा के विषय में जो है बताता है। तो मांग का नियम क्या होता है, पहले ये समझो। मांग का नियम क्या होता है कि आप कितनी वस्तु चीज़ में वो वस्तु आप मांग रहे हो, तो ये मांग का नियम होता है। ठीक है, तो कहना मतलब यह होता है कि मांग का नियम जो है किसी वस्तु की कीमत में होने वाला जो परिवर्तन के फल, इसके जो है फलस्वरूप जो है वस्तु की मांग में होने वाला जो परिवर्तन की जो दिशा होता है, इसी को जो है हम मांग का जो है नियम कहते हैं। और जो है और मांग की लोच की यहाँ से बात आई है, तो उसके भी जो हम समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, हाँ समझेंगे इसको। तो ये जो होता है, अब इसको जो है पीआईडी भी इसको शॉर्ट कोड में कहा जाता है। ये जो है यह मापती है कि जो है किसी वस्तु उत्पादन की कीमत में जो है बदलाव होने पर उसकी मांग में कितना बदलाव है। मतलब ये है कि कोई जो है कोई उत्पाद है, कोई आपका जो है प्रोडक्ट है, उसकी कीमत में होने वाले बदलाव पर जो है उसकी मांग पर, यानी कोई आपकी वस्तु आपने बनाया है, उसको मार्केट में आपने कोई चीज़ बेचने के लिए ले गए। ठीक है, तो आपने जो है उसमें की कीमत में, मान लो आपने 100 रुपये में चीज़ खरीदी, उसको आप 200 रुपये में बेच रहे हो, दुगना बेच रहे हो, तो उससे जो है मांग में कितना बदलाव जो है इसमें होगा। ठीक है, तो आप कितनी इसमें जो है मांग रहे हो, कहना मतलब आपने 100 में खरीदा है, तो आप इसको कितने रुपए में बेचोगे, तो ये जो मांग में जो परिवर्तन होगा। ठीक है, मान लो कोई आप चीज़ खरीद लो, कोई जानवर खरीद लो, तो आपने 80-40 में खरीदा कोई जानवर, भैंस खरीदी, तो अब इसको जो है 42 में बेच दो, तो इसमें जो कह सकते हो जो कितना इसमें जो है मांग में इसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, तो यही आपका जो है कह सकते हो मांग का जो है मूल्य लोच कहलाएगा। तो इतनी आपको जो है परिभाषा आपको जो अपने शब्दों में लिख देना है। और भी आगे लिखा हुआ है, यह जो है गुणात्मक कथन है। इससे यह ज्ञात होता है कि जो है कीमत में जो है कमी होने से जो है मांग का जो है स्तर विस्तार होता है। कहना मतलब जो है किसी की जो है जो मूल्य में कीमत कम होती है तो उसके ग्राहक अधिक हो जाते हैं, और कीमत में जो है वृद्धि होने पर जो है उसका संकुचन मतलब होता है छोटे ग्राहक, यानी कम आते ग्राहक। छोटे मतलब सिकुड़ जाता ग्राहक के अंदर। संकुचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ा हुआ। तो सिकुड़ा का मतलब होता है कम ग्राहक आएंगे। किसी आप कीमत, मान लो कोई वस्तु की आप कीमत बढ़ा दोगे तो उसके ग्राहक भैया कम आएंगे, जाहिर सी बात है। किसी का मूल्य कम कर दोगे किसी वस्तु का, तो भैया ग्राहक आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो यही आपका जो है मूल्य का नियम होता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चाहे परिभाषा लिखते, अतः जो है किसी जो है वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में परिवर्तन होता है, तो उसको जो है मांग की मूल्य सापेक्षता या फिर जो है मांग की लोच कहा जाता है। अगला देखो, मूल्य नियंत्रण से जो है क्या आशय है। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, या फिर कह सकते हो शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है। वैसे तो पिछले साल जो है क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। तो ये क्या होता है, तो ये मूल्य की, जब मूल्य नियंत्रण की बात आती है तो आपके जहन में एक शब्द बन जाता है कि वस्तु और सेवा के लिए कितनी जो है ऊंची कीमत जो है वसूली जाती है, तो यही आपका मूल्य नियंत्रण होता है। तो यानी जो है बाजार पर जो है ये सरकार जो होती है, मान लो सरकारें जो होती हैं, बाजार की प्रक्रिया में जो है हस्तक्षेप करना अवश्य समझ सकती है, और जो है कुछ बुनियादी वस्तुओं के लिए जो अधिकतम और जो है न्यूनतम जो है मूल्य सीमा निर्धारित कर सकती है। और जब सरकार जो अधिकतम मूल्य तय करती है तो इसे जो है मूल्य सीमा के रूप में जो है जाना जाता है। और ऐसी वस्तुओं के उत्पादन अधिकतम जो है कीमतों से जो है अधिक मूल्य नहीं लगा सकते हैं। अर्थात जो है सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य, ऐसी वस्तुओं के मामलों में जो है सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य संतुलन मूल्य से जो है कम होते हैं, और संतुलित जो है कीमत से जो है कम कीमतों पर जो है मांग की गई मात्रा आपूर्ति की मात्रा से जो है अधिक होती है, और जिससे वस्तु की जो है कमी हो जाती है। इसके लिए जो है सरकार द्वारा आपका साइनिंग की शुरुआत की जो है आवश्यकता होती है, और जिसके द्वारा उपभोक्ता के द्वारा जो है खरीदी जा सकने वाली जो है वस्तुओं की जो है मात्रा पर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है। कहने मतलब ये है, मान लो कोई चीज़ आप खरीदने जाते हो तो मूल्य नियंत्रण क्या होता है, तो उसकी एक फिक्स रेट होती है। मान लो आप कोई दवाई आपने खरीदने गए, कोई एक पत्ता आपने जो है किसी मेडिसिन का लाया, कोई आपने सिरप लाया, तो उसमें आपको एक प्राइस आपकी पड़ी रहती है। ठीक है, तो प्राइस का मतलब ये होता है, तो अब वो जो दुकानदार होता है तो उस प्राइस से ज़्यादा को जो है आपको जो है बेच नहीं सकता है। आप उसको खरीदना भी नहीं चाहिए। प्राइस से उतने तक बेच सकता है, उससे ज़्यादा एक भी रुपया नहीं देना चाहिए, और उससे कम बन लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस में है तब भी बेचेगा कोई मेडिसिन जो है कहना से देखा जाए तो
तब भी उसको प्रॉपर जो है लाभ होगा, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, फिर कोई भी चीज़ ले लो तो प्राइस की रेट पर भी बेचेगा तब भी उसको लाभ होगा, उससे ज़्यादा रुपए में खरीदना भी नहीं चाहिए। तो उसकी एक फिक्स रेट होती है, ठीक है। तो यही आपका मूल्य नियंत्रण कहलाता है कि उसकी जो है सीमा बांध दी गई है, उसकी जो है मूल्य को नियंत्रण कर दिया गया कि उस पर स्टिकर लग गया भैया कि ये मूल्य इतने की ही बिकेगी, इससे ज़्यादा की नहीं बेची जा सकती, इससे कम की तो बेची जा सकती है लेकिन इससे ज़्यादा की बेची नहीं जा सकती। तो यही मूल्य आपका जो है नियंत्रण कहलाता है। यानी उसकी जो है एक उसकी वैल्यू जो है उस वस्तु की, उस कीमत की, कि उसको सीमा उसकी बांध दी गई है कि इतने की वस्तु बिकेगी, इससे ज़्यादा की है नहीं वस्तु। तो यही आपका मूल्य नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। अगला देखो, तटस्थता जो है वक्र क्या है। इस क्वेश्चन की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको 100 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसको, तटस्थता जो है वक्र एक प्रकार का ये वक्र है और जिसका जो है प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के जो है ऐसे संयोगों को जो है बताता है जिससे जो है किसी उपभोक्ता के जो है समान संतुष्टि इससे जो है प्राप्त होती है अथवा जो है वह तटस्थ रहता है। यही कारण जो है तटस्थता वक्रों को जो है सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। तो तटस्थता जो वक्र होता है इसको जो है सम संतुष्टि जो है वक्र भी कहा जाता है। तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, उपभोक्ता का जो है समान संतुष्टि देने वाले वस्तुओं के समायोजन को दर्शाने वाला एक चक्र होता है जो उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। तो इसके समान संतुष्टि को दर्शाने वाले जो वक्र होते हैं इसी को जो है हम तटस्थ जो है वक्र कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। अगला देखो, मांग के नियम की आपको मान्यताएं बताना है। तो इसके मांग के नियम की बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि हम बताएंगे, ठीक है। तो मांग के नियम की मान्यताएं जो है अन्य बात जो है समान रहने पर आधारित है और अन्य बातें समान रहे वाक्यांश इन जो है जिन बातों को सम्मिलित किया जाता है उन्हीं को जो है इस नियम की जो है मान्यताएं कहते हैं। तो इसके बहुत सारे मान्यताएं जैसे कि जो है उपभोक्ता की जो है आय यथा जो है स्थिर होनी चाहिए, उपभोक्ता की जो आय होती है स्थिर होनी चाहिए और उपभोक्ताओं की जो है रुचि उसका स्वभाव में कोई भी जो है परिवर्तन नहीं होना चाहिए और जो है अन्य वस्तुओं के जो है मूल्य में परिवर्तन जो है नहीं होने चाहिए और जो है किसी नई जो है स्थानपन्न वस्तु का जो है उपभोक्ता को जो है पता नहीं लगाना चाहिए और जो है भविष्य की वस्तुओं के जो है मूल्यों में अधिक परिवर्तन होने की संभावना जो है नहीं होनी चाहिए और जो है वह वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका प्रयोग करके समाज में जो है अधिक प्रतिष्ठा मिलती हो और जिसका यह कारण है कि जो है प्रतिष्ठापूर्वक वस्तु जो है प्रायः धनी लोगों द्वारा ऊंचे मूल्यों पर जो है अधिक जो है मात्रा में जो है खरीदी जाती है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। फिर मांग रेखा से जो है आप क्या समझते हैं, जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मांग रेखा क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जो है हम समझ लेंगे तो ज़्यादा हमको जो है विधिवत इसके बारे में जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मांग रेखा क्या है, तो मांग रेखा जो है अर्थशास्त्र की किसी जो है वस्तु या जो है सेवा की कीमत और उस वस्तु की मांग के बीच संबंध को जो है दर्शाने वाला एक जो है एक रेखा ग्राफ होता है कि जो है वस्तु जो है किसी की जो है सेवा की जो है कीमत जो उसकी होती है और वह वस्तु यानी कोई वस्तु है उसकी कीमत क्या है, आप उस वस्तु को कितने आप उसको रुपए में बेचना चाह रहे हो, उसको मांग कितने रहे हो। तो ये जो उसकी एक संबंध होता है इस दोनों के बीच में वस्तु की मांग में और उसकी कीमत में, तो इनको जो है एक ग्राफ में बांटने का जो उसको बांटा जाता है इसको दर्शाने वाला जो एक ग्राफ होता है इसी को जो है हम रेखा जो है मांग रेखा कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका होता है। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि जब मांग तालिका को जो है एक रेखा में जो है के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है तो इसको जो है मांग रेखा कहते हैं। जिस तरह से इसकी परिभाषा आपको इतनी लिख देना है। तो यहाँ से इसकी जो है लिखा भी हुआ है। तो कोई यहाँ से वस्तु नीचे दी हुई है, आप ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई वस्तु दी हुई है तो बाजार की जो है मांग क्या है तो इस पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप फिगर भी जो है ड्रा कर सकते हो। अगला देखो कि पूर्ति से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्ति की हम बात करें तो पूर्ति से जो है आप क्या समझते हैं, जब भी पूर्ति की बात आती है तो जो है किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे विक्रेता यानी जो किसी वस्तु की कोई मात्रा जिसको विक्रेता नहीं बेचता है किसी निश्चित समय और किसी जो है निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए जो तैयार होता है तो इसी को जो है हम पूर्ति कहते हैं, ठीक है। तो इतनी भी आप परिभाषा जो है लिख सकते हो कि जो ग्राहक होता है, ठीक है, जो विक्रेता जो बेचने वाला होता है तो जो बाजार में जो है किसी कीमत को जो बाजार में बेचने के लिए कितने रुपए में तैयार हो जाता है तो ये आपकी पूर्ति कहलाती है। आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हो। अगला देखो, पूर्ति के जो है नियम की कुछ मान्यताएं हैं एग्जाम में पूछ सकता है, जिसमें जो है बाजार के क्रेता और विक्रेता कि जो है आय स्तर में जो है कोई इसमें परिवर्तन नहीं होने चाहिए और स्थान पन्नों की कीमतों में परिवर्तन होना चाहिए और उत्पत्ति के साधनों की जो है कीमतें स्थिर
रहती हैं और तकनीकी ज्ञान का जो है स्तर जो है स्थिर इसमें रहता है और प्राकृतिक दशाएं समान रहनी चाहिए और सरकारी नीति अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। क्रेता विक्रेता की जो है रुचि आदत उसके उसके फैशन आदि में जो है परिवर्तन जो है नहीं होने चाहिए। तो इसकी कुछ मान्यताएं थी। अगला देखो, उपभोक्ता की जो है बचत क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। उपभोक्ता की जो इनकम होती है, उसकी जो शेष जो बचत होती है, ठीक है, कोई उपभोक्ता होता है, कोई, ठीक है, किसी को बेच के कितना उसकी बचत हुई है, तो ये आपको बताना है। तो किसी वस्तु से जो है प्राप्त उपभोक्ता की बचत उस वस्तु के जो है प्रयोग से प्राप्त उपभोक्ता और उसके प्राप्त करने के लिए त्याग की जाने वाली उपयोगिता के अंतर से के बराबर होती है। तो ये आपके उपभोक्ता की बचत कहलाती है। प्रोफेसर मार्शल ने इसकी परिभाषा दिया। उन्होंने कहा है कि किसी वस्तु के जो प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत जो है देने को जो है तत्पर होता है और तथा जो है जो कीमत वह वास्तव में देता है और उसका अंतर ही जो है अतिरिक्त संतुष्टि की जो है आर्थिक माप है। इसी को जो है उपभोक्ता की जो है हम बचत कह जाता है, ठीक है। तो प्रोफेसर मार्शल वाली आपको परिभाषा लिखना है, जो कि काफ़ी अच्छी परिभाषा इनकी है, ठीक है। तो ये क्या है, तो किसी वस्तु के लिए जो उपभोक्ता को जो कीमत देने के लिए तैयार होता है, कोई उपभोक्ता है किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो कीमत दे रहा है, तो उसके लिए जो तैयार होता है, तो वास्तव में या जो देता है तो इसका जो अंतर होता है, तो यही आपका जो है उपभोक्ता की बचत कहलाती है। अगला देखो, उत्पादन से जो है आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का उत्पादन आप कर रहे हो, तो क्या होता है। उत्पादन की जब भी बात आती है तो किसी चीज़ के निर्माण करने से इसका तात्पर्य होता है। तो उत्पादन जो ये क्या होता है, इसको उत्पादन आप फलन भी कर सकते हो। तो उत्पादन का तात्पर्य समान रूप से जो है किसी वस्तु के निर्माण से होता है, किंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि में जो उत्पादन का अर्थ जो है किसी स्वरूप के बदलते हुए वस्तु में जो है उपयोगिता सर्जन करने से होता है। और इस अर्थ में के जो है कुछ अर्थशास्त्री जो है इसको सही नहीं मानते हैं और इन अर्थशास्त्रियों का जो है मत है कि जो है वह क्रिया जो किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि कर दे, ठीक है। कोई वस्तु है तो उसकी उपयोगिता में यदि वृद्धि कर दे, उसकी चाहे कीमतों में हो, लेकिन उसका जो विनिमय मूल्य ना हो, उत्पादन जो है क्रिया नहीं होती है। और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के जो है उत्पादन को जो है निम्नलिखित जो है इसकी परिभाषा दी हुई है। जैसा कि प्रोफेसर जो है मार्शल ने इसकी परिभाषा दिया है कि भौतिक आपकी व्यक्ति जो है भौतिक पदार्थों का जो है निर्माण नहीं कर सकता है और मानसिक और जो है भौतिक क्षेत्र में जो है भले ही वह नए नए विचारों को जन्म दे सकता है, परंतु वह जो है भौतिक पदार्थों के जो है निर्माण की जो है बात आती है तो वह केवल जो है उपयोगिता सर्जन करता है। तो यही आपकी जो है क्या कहलाती है, उत्पादन जो है इसको कहते हैं। तो इतनी परिभाषा लिख सकते हैं। और भी परिभाषा लिखी हुई है जो कि दे कि जिससे आधुनिक आपके, हाँ, इतनी ही आपको परिभाषा लिख देना। अगला देखो, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उत्पादन फलन। चलेगा, उत्पादन फलन देखा जाए हिसाब से तो ये जो है उत्पादन के सिद्धांत का एक प्रथम जो स्तंभ होता है, उसका एक खंभा होता है। और उत्पादन के जो सिद्धांत का अर्थ है कि एक उत्पादन निश्चित उत्पादन तकनीक के आधार पर उत्पादन की एक जो है मात्रा, एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए विभिन्न उत्पत्ति उपादानों का जो है किस प्रकार जो है कुशलतापूर्वक संयोग करता है। उत्पादन जो है विभिन्न उत्पत्ति के साधन के जो है सामूहिक प्रयत्नों का फल है। और उत्पत्ति के जो है चार जो है आधारभूत इसके साधन होते हैं। एक होता है भूमि, पूंजी, श्रम और जो है साहस। परस्पर विभिन्न जो है अनुपात के एकत्र और जो है कार्यशील होकर एक जो है निश्चित उत्पादन होते हैं। और प्रोफेसर जो है लेफ्टविच ने इसकी परिभाषा दिया। उन्होंने कहा है कि उत्पादन फलन का जो है अप्राय फर्म के जो है उत्पत्ति साधनों प्रति इकाई, प्रति समय इकाई और दूसरे प्रति समय इकाई वस्तुओं जो है सेवाओं के बीच जो है भौतिक संबंध जो इसका संबंध है। जबकि मूल्यों को छोड़ दिया जाए तो दूसरे शब्दों में हम बात करें तो एक जो है उत्पादन फलन दिए गए समय के लिए जो है उत्पत्ति के साधनों एवं जो है उसके द्वारा उत्पादित फलनों की मात्रा के भौतिक जो संबंध होता है, ये आपका उत्पादन फलन होता है। परिवर्तनशील जो है अनुपातों के नियम क्या है, ये क्वेश्चन लॉग में फंस सकता है, इसको जरूर हम देखेंगे। तो परिवर्तनशील जो है हम नियमों की यदि हम बात करें तो जो है उत्पत्ति ह्रास नियम या जो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का सर्वप्रथम जो उल्लेख है सन 1815 ईस्वी में जो है सर एडवर्ड वेस्ट द्वारा जो है अपने एक लेख में इसका जिक्र किया गया है। और अल्पकाल में जब एक फर्म उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर
अन्य जो है साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है। तो इसके जो है परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे जो है उत्पत्ति के नियम के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति के 3 नियम हैं। एक है उत्पत्ति जो है वृद्धि नियम, दूसरा उत्पत्ति जो है समता नियम, तीसरा है उत्पत्ति जो है ह्रास नियम। इसके 3 नियम हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री जो है इन बातों और नियमों को जो है उत्पत्ति का एक जो है नियम मानते हैं तथा जो है इसे जो है परिवर्तनशील अनुपात का जो है नियम भी कहते हैं। और उनका कहना है कि जो है परिवर्तनशील अनुपात के नियम जो है इसकी 3 अवस्थाएं होती है। एक उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति जो है ह्रास नियम। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। प्रोफेसर मार्शल द्वारा जो है प्रतिपादित ह्रास नियम के अनुसार जो है अनेक जो है त्रुटियां उत्पन्न हो जाने के कारण जो है आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने जो है इस नियम को जो है अस्वीकार कर दिया। इसको जो है इसको स्वीकार नहीं किया है, उसको गलत ठहराया है। उनका कहना था कि जो है या केवल जो है भूमि क्षेत्र में लागू ना होकर जो है उत्पादन के सभी क्षेत्रों में जो है लागू होता है। और देखो परिवर्तनशील अनुपातों की व्याख्या यहाँ से लिखी हुई है, जो कि यहाँ से श्रीमती जो है रॉबिन्स ने इसकी परिभाषा दी है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि जो है अब उत्पत्ति ह्रास नियम भी एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है, तो इसकी परिभाषा समझ लो एग्जाम में। उत्पादन जो है साधनों के संयोग में का जो नियम है भी एग्जाम में फंसेगा। तो उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि जो उत्पत्ति के जो है किसी एक साधन की मात्रा को जो है स्थिर रखा जाए तो अन्य साधनों की मात्रा में जो है उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक बिंदु के बाद उत्पादन में जो है वृद्धि दर में जो वृद्धि होगी यही आपकी जो है उत्पादन ह्रास नियम कहलाएगा। अगला देखो प्रोफेसर जो कि बेहम ने इसकी परिभाषा दिया है कि उत्पादन जो है साधनों के संयोग में किसी एक साधन का अनुपात जैसे बढ़ाया जाता है और एक बिंदु के पश्चात वैसे ही जो है उस परिवर्तन साधन की जो है कीमत और जो है औसत उपज इस जो है घटने लगती है, तो ही आपके जो है कह सकते हो परिवर्तनशील के नियम कहलाते हैं। ठीक है, ह्रास नियम कहलाता है। तो इतनी जो है आप परिभाषा लिख सकते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सम उत्पादन जो है वक्र से आप क्या समझते हैं, इसको समझेंगे। तो सम उत्पादन वक्र जो है मांग सिद्धांत के जो है स्थिरता वक्र की जो है भात ही जो है होती है। और जिस प्रकार जो है तटस्थता वक्र जो है दो वस्तुओं के जो है उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिसमें जो भोक्ता को जो है समान संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार ये भी वस्तु जो है वक्र की उत्पत्ति के दो जो है साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिसमें जो उत्पादन की मात्रा जो है प्राप्त की जा सकती है। और चूंकि सम उत्पादन वक्र पर स्थित विभिन्न बिंदु साधन संयोग उत्पादन की जो है मात्रा समान मात्रा को दर्शाते हैं, जिसके कारण जो है उत्पादक जो है उसके चुनाव के प्रति जो है उदासीन रहते हैं। और इसीलिए जो है सम उत्पादन वक्र को जो है उत्पादन तटस्थता वक्र भी जो है कहा जाता है। तो इतनी परिभाषा लिख देना है। और सम उत्पादन वक्रों की मान्यताएं भी हैं कुछ, जैसे कि इसमें जो है यह मान लिया जाता है कि जो है किसी वस्तु के उत्पादन में केवल दो साधनों को जो है प्रयुक्त किया जाता है। उत्पादन के तकनीकी दशाओं को जो है दिया हुआ स्थिर भी जो है इसको मान लिया गया जाता है। उत्पादन के साधनों की इकाइयाँ जो है विभाजनीय हैं और दी हुई जो है टेक्निकल दशाओं के अंतर्गत जो है साधनों को जो है अनुकूलतम जो है रूपों में जो इसको मिलाया जाता है, और चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को हम कहेंगे, बिल्कुल तैयार करके जाइएगा 100% गारंटी के साथ, कि एकाधिकार क्या है। इसकी परिभाषा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, इसको समझो। तो जब भी एकाधिकार की बात आती है तो एक मन में एक कह सकते हो एक शब्द उत्पन्न होता है कि एकाधिकार क्या है। एक प्रकार का बाजार का एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर उसकी एक होती है, जिसमें जो है किसी उत्पाद और सेवा की आपूर्ति और जो है मूल्य निर्धारण पर जो है एक ही विक्रेता का जो है इसमें नियंत्रण होता है। इसे जो है हम एकाधिकार कहते हैं। यानी एक ही कोई बाजार का कोई व्यक्ति है जिस पर नियंत्रण होता है, आपूर्ति पर उसके मूल्य निर्धारण पर एक ही विक्रेता के नियंत्रण हो, तो यही आपका एकाधिकार कहलाता है। प्रोफेसर जो है लर्नर ने इसकी परिभाषा दी अपने शब्द में कि एकाधिकार का अपराध जो है उस विक्रेता से होता है जिसकी जो है वस्तु का जो है मांग वक्र जो है बलोचदार होता है। तो ये होता है, टिफिन ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि एकाधिकार बाजार एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो है फर्म अन्य फर्मों के उत्पादन और जो है मूल्य परिवर्तनों से जो है स्वतंत्र होती है। और भी परिभाषा लिखी हुई है, फर्गूसन ने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें एक बाजार में
केवल जो है एक ही उत्पादन होता है, यानी इन्होंने परिभाषा दी कि एक बाजार में केवल एक ही उत्पादन होता है और इसमें कोई जो है प्रत्यक्ष जो है प्रतियोगी नहीं होता है, कोई कंपटीशन वाला व्यक्ति नहीं होता, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपका जो है देखने को मिलेगा। तो अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इस क्वेश्चन की हम बात करें। अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण का मतलब यह होता है कि जिसकी पूर्ण कंपटीशन। अब प्रतियोगिता क्या होती है, कंपटीशन होती है। अपूर्ण का मतलब है जो पूर्ण ना हो, ऐसी कंपटीशन, ऐसी प्रतिस्पर्धा जो भैया पूर्ण ना हो, ठीक है, तो इसको अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। मान लो यहाँ से जो है लेफ्टोविच ने इसकी परिभाषा दी अपने शब्दों, उन्होंने कहा है कि एकाधिकृत जो है प्रतियोगिता वह बाजार की स्थिति होती है जिसमें जो है किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं। मान लो कोई बाजार आप गए हैं तो उसके बेचने वाले कपड़े बहुत सारे आपको मिलेंगे, दुकानदार मिलेंगे, ठीक है, किसी वस्तु को बेचने वाले, और परंतु प्रत्येक विक्रेता की जो है वस्तु उपयोगिता की जो है मस्तिष्क के दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से जो है अलग होती है, ठीक है। तो यही जो है अपूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। और लेब हेक्सरी ने इसकी परिभाषा दिया है अपने शब्दों, उन्होंने कहा है कि एकाधिकृत जो है प्रतियोगिता आधुनिक समय में एक ऐसी जो है कार्य प्रणाली को जो है स्पष्ट करती है जिसमें एक बड़ी संख्या में जो है विक्रेता विषम जो है रूप वस्तुएं अथवा जो है आंशिक विभेदीकरण वस्तुएं बेच रहे हैं, और जिसमें जो है प्रवेश की जो स्वतंत्रता हो, तो ही आपकी जो है अपूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है, ठीक है। जितनी आप परिभाषा इसके लिख सकते हैं अपने शब्दों में, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दिखाओ, फिर क्वेश्चन हो गया ये अपूर्ण हो गया प्रतियोगिता। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि एकाधिकृत जो है कीमत का जो है प्रतिस्पर्धात्मक कीमत से ऊंची क्यों होती है। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा फंसेगा नहीं, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। सीमित उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा, चलेगा। सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में जो है हम समझेंगे कि ये जो है क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सीमांत उपयोगिता जो है अतिरिक्त संतुष्टि को जो है बताती है कि जो है उस वस्तु की जो है एक अतिरिक्त इकाइयों का जो है प्रयोग करने से जो है उपभोक्ता को जो प्राप्त होती है, ठीक है। तो यही आपकी जो है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और सीमांत उपयोगिता की जो है परिभाषा देते हुए यहाँ से इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है, जो कि है कि एक वस्तु की जो है किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता की कुल उपयोगिता में उस वृद्धि को बताती है जो कि उपयोग में जो है वस्तु की एक जो है इकाई की वृद्धि के पर जो है इसके जो है परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। तो ये आपकी जो है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। फिर अगला दिया हो कि सम सीमांत उपयोगिता के नियम से आप क्या समझते हैं। तो सम सीमांत जो उपयोगिता नियम जो है इस बात पर जो है प्रकाश डालता है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय को जो है विभिन्न वस्तुओं को किस प्रकार जो है व्यय करे, उसको खर्च करे, ताकि जो है उसको अधिकतम जो है संतुष्टि प्राप्त हो, और तब जो है उपभोक्ता को जो है अधिकतम जो है संतुष्टि जो है प्राप्त होती है। तो यह जो है कहा जाता है कि जो है उपभोक्ता संतुलन की जो है स्थित है, और अतः जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता की जो है संतुलन को ये बताता है। तो यही आपका इसका नियम कहलाता है, ठीक है। बाजार मूल्य क्या है, क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपका एग्जाम में फंस जाता है। तो बाजार मूल्य क्या होता है कि किसी संपत्ति या जो है सेवा को बेचने या फिर जो है खरीदने का जो मौजूदा जो मूल्य होता है कि कितना इसका रेट चल रहा है। अभी देखा होगा, मान लो कोई मेंथा ऑयल हो गया कि गेहूं का रेट ले लो, तो बहुत लोग तो गूगल देखे कि वेबसाइट पे क्या इसका रेट चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मूल्य होता है, बाजार जो एक निर्धारित इसका मूल्य होता है सरकार के द्वारा, तो बाजार मूल्य कहलाता है। बाजार मूल्य जो है किसी वस्तु का वह मूल्य है जो किसी जो है समय विशेष में जो है बाजार में जो है प्रचलित होता है। और बाजार मूल्य को जो है अति अल्पकालीन मूल्य भी जो है इसको कहते हैं, क्योंकि इसका जो मूल्य रहता है बदलता रहता है, इसीलिए जो है इसको हम अति अल्पकालीन मूल्य कहते हैं, क्योंकि इसका जो है संबंध अति अल्पकाल से होता है। और मूल्य न केवल जो है दिन प्रतिदिन बल्कि वरन ये एक ही दिन में कई बार बदलता रहता है। और बाजार जो है मूल्य वह मूल्य जो अल्पकाल में जो है मांग और पूर्ति के संतुलन स्थापित रखता है, और मूल्य के जो है प्रचलन काल में पूर्ति की स्थिति लगभग जो है स्थिर रहती है। प्रोफेसर जो है स्टिगलर ने इसकी परिभाषा दिया है बाजार मूल्य की। उन्होंने कहा है कि किसी वस्तु का जो है बाजार मूल्य उसी समय की जो है अवधि के जो अंतर्गत जो है वस्तु का वह मूल्य है जिससे जो है वस्तु की पूर्ति जो है स्थिर होती है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अगला देखो अल्पकालीन बाजार और जो है दीर्घकालीन बाजार से आप क्या समझते हैं, जिसको हम जो है
शॉर्ट पीरियड मार्केट और जो है लॉन्ग पीरियड मार्केट कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा, तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। एग्जाम में आपको फंस सकता है, फिर इसकी जो है बीच में अंतर भी पूछ सकता है। तो आपको डिफिनेशन जब पता होगी तो आप यदि डिफिनेशन ही इसकी आप लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको जो है पूरे में से पूरे नंबर दे देगा, कोई भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि अल्पकालीन बाजार क्या होता है। तो अल्पकालीन जो बाजार होता है इसमें जो उत्पादन के पैमाने को जो है बढ़ाने के लिए जो है पर्याप्त समय इसमें नहीं होता है। तो अल्पकालीन बाजार जो होता है इसके उत्पादन जो इसमें होता है, जो कोई चीज़ का उत्पादन किया जाता है तो इसको जो है पैमाना जो इसका होता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है इसमें पर्याप्त जो है समय नहीं होता है। ठीक है, और जो है और साथ ही जो है हाँ, इसमें समय पर्याप्त नहीं होता है और इस अवधि में जो है फर्म केवल जो है परिवर्तनशील कारकों में जो है बदलाव कर सकती है। तो ये आपका जो है अल्पकालीन बाजार कहलाता है। इसमें जो है इसमें उत्पादन होता है अल्पकालीन, इसमें बढ़ाने के लिए जो है पर्याप्त समय नहीं होता, तो इसको जो है अल्पकालीन हम बाजार कहते हैं। और जो लॉन्ग पीरियड जो हमारा मार्केट होता है जिसको हम दीर्घकालीन बाजार कहते हैं, तो ये बाजार जो होता है वह है जिसमें जो है लंबा इसमें समय होता है इसको बढ़ाने के लिए मार्केट को, और पूर्त को केवल जो है वर्तमान यंत्रों और जो है साधनों बल्कि जो है नए यंत्रों और साधनों की सहायता से जो है पूर्ण रूप से जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। तो यही आपका जो है शॉर्ट पीरियड टाइम और लॉन्ग पीरियड टाइम आपका होता है, यानी मार्केट होता है। ठीक है, अगला देखो निर्धारक के जो है समय तत्व आपको महत्व आपको बताना है। ये क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगला देखो कि अनुकूलतम जो है फर्म एवं जो है प्रतिनिधित्व फर्म में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। तो अब जो है इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। तो प्रतिनिधि फर्म जो है एक दीर्घकालीन औसत फर्म है। तो प्रतिनिधि जो फर्म है एक दीर्घकालीन यानी जो है एक लॉन्ग पीरियड जो है ये एवरेज एक फर्म है, और जबकि अनुकूलतम जो फर्म होता है ये न्यूनतम होता है, ये छोटा होता है, ये कम होता है। और प्रतिनिधि फर्म के अंतर्गत जो है उद्योगों के जो है साम्य की जो है व्यवस्था में ही इसको जो है प्रतिनिधि फर्म का जो है साम्य विद्यमान रहता है, जबकि अनुकूलतम फर्म के अंतर्गत जो है जब उद्योग साम्य की जो है अवस्था में होता है तो प्रत्येक फर्म की जो है अनुकूलतम आकार की होती है। तो इतनी परिभाषा लिखना है। अगला देखो कि इनपुट बाजार से जो है क्या आशय है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि इनपुट बाजार जो है ये क्या है। तो इनपुट बाजार वे साधन है जिसका उपयोग जो है वस्तुओं सेवाओं को जो है बनाने के लिए जो है इसका किया जाता है। और इनपुट के उदाहरण में जो है हम श्रम, ईंधन, सामग्री, भवन और जो उपकरण इसमें जो है शामिल किए जाते हैं। तो ये आपके इनपुट बाजार होता है। और हम बात करें जो कि इनपुट मांग को स्पष्ट कीजिए, वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा नहीं, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए, इनपुट की मांग अब इसको इग्नोर कीजिए, एग्जाम में नहीं फंसेगा क्वेश्चन, इसको छोड़ो। श्रम बाजार से क्या आशा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, 90% की चांस है आने की। देखो अब इसको कि जो है श्रम बाजार से क्या आशय है। तो श्रम बाजार का आशय जो है उपलब्ध श्रमिकों से जो है लगाया जाता है कि उसी प्रकार एक जो है फर्म श्रम की जो है मांग तय करेगी जब तक जो है श्रम का जो है सीमांत राजस्व उत्पाद मजदूरी दर के जो है बराबर ना हो जाए। एक फर्म के लिए जो है श्रम की लागत को जो है मजदूरी दर जो है कहा जाता है, और श्रम के जो है लिए बाजार मांग सभी जो है फर्मों के व्यक्तिगत मांग का योग है, और श्रम की आपूर्ति जनसंख्या पर जो है निर्भर करती है। श्रम की आपूर्ति में जो है कमी आमतौर पर जो है मजदूरी दर में वृद्धि का एक कारण बनती है, और मजदूरी अधिक होने पर जो है श्रमिक जो है काम करना पसंद करते हैं, और जब मजदूरी कम होगी तो जो काम करने वाले जो श्रमिक होंगे उनको उनका मन नहीं लगेगा, उनको काम करने में उतनी इच्छा नहीं होगी। ठीक है, जब बाजार श्रमिक और फर्मों की पारस्परिक विरोधी इच्छाओं को जो है संतुलित करता है, तो यही आपका जो है श्रम बाजार कहलाता है। ठीक है, तो इतनी आपको परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि श्रम बाजार जो है इसको जो है नौकरी बाजार के नाम से भी जाना जाता है, या जो है वह जगह है जहाँ जो है कर्मचारी, नियुक्ति, मजदूर और अन्य जो है मुआवजों के लिए जो है सट्टेबाजी करते हैं, फिर अपने जो है पूंजी कमाने के लिए अपना काम करते हैं वहाँ पर। ठीक है, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए हुए हैं कि श्रम बाजार में जो है मजदूरी का स्तर जो है उस बिंदु पर जो है संतुलित पर पहुंच जाता है जब श्रमिक की आपूर्ति श्रम की मांग के जो है बराबर होती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला देखो, कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है। इस क्वेश्चन की मैं 100% गारंटी लूँगा कि एग्जाम में फंसेगा। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो है ये क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। चलेगा,
कल्याणकारी की जब भी बात आती है कल्याणकारी अर्थशास्त्र की, तो इसका मकसद क्या पहले समझो। इसका जो मकसद है मेन वो है आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करके ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कल्याण हासिल करना। यही आपका जो है कल्याणकारी जो है अर्थशास्त्र कहलाती है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में जो है आर्थिक नीतियों की जो है उपयुक्तता और अन्य उपयुक्तता की जो है इसमें जांच की जाती है। जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र होता है इसमें जो है क्या उपयुक्त है क्या उपयुक्त नहीं, इसमें जांच भी हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए जो इसके दो प्रमुख जो है प्रयोग जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा हम जो है प्रोफेसर मार्शल की भी हम परिभाषा समझ लेंगे कि क्या है। तो जो अर्थशास्त्र जो है मानव जीवन के जो है साधारण व्यवसाय के संबंध में जो है मानव जात का अध्ययन है, और यह जो है व्यक्तिगत तथा जो है सामाजिक कार्यों के जो है उस भाग की जो है जांच करता है जो भौतिक सुख के साधनों और जो है सामाजिक उपयोग के साथ जो है अति घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार जो है यह एक जो है और धन का जो है अध्ययन है, और दूसरी ओर जो है अधिक जो है महत्वपूर्ण दिशा में जो है या मनुष्य के जो है अध्ययन का एक जो है भाग है। तो इतनी परिभाषा आप लिख सकते हैं। पीगू ने भी इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक जो है अर्थशास्त्र जो है आर्थिक कल्याण का एक अध्ययन है, और आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय है कि सामाजिक कल्याण से के उस भाग से है जिसमें जो है मुद्रा से संबंधित जो है इसमें जो है हम संबंधित जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका जो है आर्थिक जो है कल्याण आपका कहलाता है। तो इतनी परिभाषा पीगू वाली आपको लिखना है। प्रोफेसर काइनन ने भी इसकी परिभाषा दिया है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य उन सामान्य कारकों की व्याख्या करना है जिस पर जो है मानव जात का जो है भौतिक कल्याण निर्भर करता है। तो ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। सामाजिक कल्याण फलन की सीमाएं क्या है, क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। सामाजिक कल्याण की मैंने परिभाषा आपको बताया, अब इसकी सीमाएं देख लो। तो यह जो है सामाजिक कल्याण फलन की मानता है कि अर्थशास्त्र स्वयं जो है नैतिक निर्णय नहीं लेती, लेकिन यह विचारधारा में जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो है महान महत्व जो है दिया जाता है जो स्वयं में जो है एक नैतिक प्रश्न है, और इस तथ्य इस सिद्धांत के जो है अंतर विरोधी को जो है स्पष्ट करते हैं। और कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि यह सिद्धांत जो है समस्या को गणितीय रूप में जो है व्यक्त कर देता है और समस्या का समाधान नहीं खोजता, अर्थात जो है सामाजिक कल्याण फलन को जो है सामाजिक करणों या फिर जो है समाज उदासीना वक्रों के रूप में जो है व्यक्त करने में जो है से जो है समस्या को जो है हल करने में काफ़ी सहायता इसको नहीं मिल सकती है। और क्योंकि जो है व्यक्तिगत कल्याण जो है फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः जो है व्यवहार में जो है एक सामाजिक कल्याण फलन जो है बनाना बहुत कठिन है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। कुछ अगला देखो कि साम्य से आप क्या समझते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, वैसे तो साम्य की परिभाषा मेरे हिसाब से पहले मैंने आपको बता दिया है, इक्विलिब्रियम जिसको साम्य कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आगे भी हो गया है, अब इसको जो है इग्नोर कीजिए। ठीक है, पैमाने के जो है प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसको जो है समझ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी है जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलेगा, हम देख लेंगे, चलेगा। पैमाने के प्रतिफल की हम बात करें तो पैमाने के प्रतिफल जो है उत्पादन फलन की जो है दीर्घकालीन प्रवृत्ति को जो है सूचित करते हैं, और दीर्घकालीन में कोई जो है उत्पत्ति का साधन स्थिर रहता है और सभी उत्पत्ति के साधन जो है परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें जो है आवश्यकता अनुसार परिवर्तन जो है इसमें किया जा सकता है, और सभी उत्पत्ति साधन के परिवर्तनशील होने के कारण जो है उत्पादन का पैमाना परिवर्तन जो है किया जा सकता है उसमें, और उत्पादन जो है तकनीकी के जो है सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण आदि के कारण जो उत्पादन में आंतरिक एवं जो है बाह्य वस्तुएं जो है इससे प्राप्त होती, किंतु ये जो है आंतरिक और बाह्य वस्तुएं सदैव जो है स्थायी नहीं रहती हैं, और किंतु कुछ समय के बाद जो है ये वस्तुएं हानियाँ कर जो है रूप लेती हैं, और आरंभ में जो है आंतरिक और या जो है बाह्य वस्तुएं पैमाने को जो है वर्तमान प्रतिफल जो है देती है, और जो है किंतु ये वस्तुएं जो है हम हानियों में जो है बदल जाती हैं, और ये पैमाने जो है ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। और इन दोनों प्रतिफलों के बीच में जो है कड़ी पैमानों में जो है एक स्थिर प्रतिफल जो है इसमें भी जो है उत्पन्न होता है। तो ये आप लिख सकते हैं। अभी अपने शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, तो जो ये होता है पैमाने का प्रतिफल, ये जो होता है दीर्घकालीन में उत्पादन के दो या दो से अधिक साधनों के अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के व्यवहार को पैमाने के जो है प्रतिफल कहते हैं। तो इतनी परिभाषा भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला देखो, मांग का नियम और मांग की लोच, ये क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आगे करा दिया था, लेकिन यहाँ से अंतर की बात आई है तो हम इसको अंतर हम समझ लेंगे।
ठीक है, चलेगा। तो मांग का नियम क्या पहले समझ लो। किसी वस्तु की कीमत तथा जो है उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध में मांग का नियम इसको कहा जाता है। मान लो किसी वस्तु की जो है कितनी कीमत है, उसकी जो है मांग कितनी की गई है, आप उसको कितना मांग रहे हो उसको खरीदने में, उसको बेचने में, तो यह जो है मांग का नियम कहलाता है। और किसी वस्तु की जो है कीमत और उसकी मांग के बीच पारस्परिक संबंध जो है इसमें पाया जाता है। और हम कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की जो है कीमत घटने से जो है उसकी मांग जो है बढ़ती है और कीमत बढ़ने से उसकी मांग घटती है नहीं। किसी वस्तु के यदि आप उसकी कीमत घटा दोगे तो उसको जो है खरीदने वाले बहुत लोग आएंगे, और किसी की जो है दाम बढ़ा दोगे तो भैया खरीदने वाले कम हो जाएंगे। प्रोफेसर मार्शल ने भी इसकी परिभाषा दी है, ठीक है, मांग के नियम की। उन्होंने कहा कि मांग का नियम का जो है सामान्य कथन यह है कि वस्तुओं की अधिक मात्रा की जो है बिक्री के लिए उनके मूल्य में जो है कमी होनी चाहिए। प्रोफेसर मार्शल का मानना है आप किसी वस्तु का जो है आप अधिक मात्रा में उसको बेचना चाह रहे हो किसी चीज़ को, तो उसके जो है आपको मूल्य में उसकी कमी करनी चाहिए, उसकी मूल्य में आपको गिरावट करनी चाहिए, और जो है ताकि जो है आपको उसके जो है अधिक बिक्री जो है क्रेता मिले, खरीदने वाले मिले। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो मूल्य गिरने से जो है मांग बढ़ती है। किसी वस्तु के जो मूल्य गिरे तो उसकी जो है मांग बढ़ेगी, और जो है मूल्य बढ़ने से जो है उसकी मांग जो है घटती है। इतनी परिभाषा आपको तैयार होनी चाहिए, यही आपकी जो है मांग का नियम है। और मांग की लोच की हम बात करें तो मांग की लोच अथवा जो है मांग की कीमत लोच का अभिप्राय जो है कीमत के सूक्ष्म परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होने वाली मात्रा में जो है परिवर्तन की एक माप है। और मार्शल ने भी इसकी परिभाषा दी है मांग की लोच की। उन्होंने कहा कि मांग की लोच का बाजार से कम अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या फिर जो है कम अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो यही मांग की लोच होती है। इनके बीच में अंतर क्या है, अब अंतर भी देख लीजिएगा। मांग का नियम जो है यह नहीं बताता है कि जो है किसी वस्तु की कीमत में जो है परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में जो है कितना परिवर्तन होता है, बल्कि जो मांग का नियम जो है केवल उसकी गुणात्मक कथन है। और दूसरे शब्दों में कहें तो मांग का जो नियम है कीमत परिवर्तन के कारण जो है केवल मांग के परिवर्तन की जो है दिशा को बताता है, जबकि मांग की जो लोच है ये अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो है मांग के नियम के जो है परिणाम स्वरूप जो है कथन के रूप में प्रस्तुत करने का जो है प्रयास है। दूसरे शब्दों में बात करें तो मांग की लोच जो है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तन हुई मात्रा को बताती है, और जबकि अन्य बातें जो है समान रहती हैं। इस प्रकार जो है परिवर्तन की जो है परिणाम स्वरूप जो है मांग की प्रत जो है क्रियात्मक की जो है मांग को हम लोच मांग कहते हैं। कहने मतलब ये है कि मांग की लोच क्या होती है कि मांग की लोच जो है किसी वस्तु की कीमत में जो एक सापेक्षिक जो उसकी परिवर्तन होता है, इसी को जो है मांग की लोच कहते हैं। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। गिफिन का जो है विरोधाभास का वर्णन करना क्वेश्चन मार्क काफी महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक आपके अर्थशास्त्री केवल इस स्थिति को ही जो है मांग के नियम का वास्तविक अपवाद मानते हैं। गिफिन्स के अनुसार कुछ जो है निम्न कोड के वस्तुओं का मूल्य गिरने पर जो है उसकी मांग प्रायः जो है बढ़ती वरन जो है कम हो जाती है। तो इससे जो है गिफिन का विरोधाभास के गिफिन्स जो थे ये जो है मांग के नियम को जो इन्होंने जो है गलत ठहराया, क्योंकि मांग का नियम क्या है कि मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु का जो है आप मूल्य जब कम करोगे उसमें गिरावट होगी तो उसको खरीदने वाले ज़्यादा आएंगे, ठीक है। लेकिन ये गिफिन्स का विरोधाभास क्या है, क्योंकि इसके विरोध थे इन्होंने, तो ये कहते हैं किसी वस्तु का जब आप दाम गिराओगे तो भैया उसके जो है कम आएंगे उसको खरीदने वाले, और जिसके आप मूल्य बढ़ा दोगे तो उसको खरीदने वाले ज़्यादा आएंगे। तो ये उल्टा इसको बताया, इसलिए इसको जो है गिफिन्स का विरोधाभास कहा गया है। भाई इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। अगला देखो, उदासीनता वक्र की विशेषता या फिर उदासीनता वक्र किसे कहते हैं समझो। उदासीनता जो है उदासीनता वक्र क्या है इसकी परिभाषा समझ लो बस। उदासीनता वक्र जो है वस्तुओं की मात्रा में जो है उन संयोजों का जो है वह बिंदु पथ है जिसके बीच में जो है व्यक्ति जो है तटस्थ रहता है, और इसलिए जो है इसे जो है तटस्थ वस्तु जो है इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। चलेगा, अगला देखो, और भी परिभाषा इसकी दी हुई है कि समान अनुराग दिखाने वाली वक्र रेखा तटस्थ वक्र कहलाती है, क्योंकि जो है वे वस्तु के ऐसे संयोग को व्यक्त करती है जो एक दूसरे से ना तो अच्छे हैं और ना ही जो एक दूसरे से बुरे हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन भी, मांग की लोच को समझाइए। मांग की लोच मैंने आपको पहले ही आपको समझा दिया है, फिर भी यहाँ से एक बार देख लीजिएगा। मांग की लोच जो इस बात की जो है जानकारी देता कि वस्तु के जो है मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है इसके फलस्वरूप वस्तु की मांग में जो है कितना परिवर्तन होता है, तो ये आपकी मांग की लोच कहलाती है।
इसकी बहुत सारी परिभाषा दी हुई है। तो प्रोफेसर मार्शल ने भी इसकी परिभाषा दी है कि जो है किसी बाजार में मांग की लोच का कम या फिर जो अधिक होना इस बात पर निर्भर करती है कि मूल्य में जो है एक निश्चित कमी होने की मांग अधिक बढ़ती है और कम और जो है मूल्य में जो है निश्चित वृद्धि होने से जो है कम घटती या फिर जो है अधिक होती है। इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और बेहम्स ने भी इसकी परिभाषा दी है, बेहम ने, कि मांग की जो है लोच की धारणा से अपराध जो है मूल्य के अल्प परिवर्तन के कारण जो है मांग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। रॉबिन्स ने इसकी परिभाषा दिया है कि मांग की लोच जो है कीमत के थोड़े परिवर्तन के जो है परिणाम स्वरूप खरीदी गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को जो है कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने से प्राप्त होती है। तो इसका सूत्र भी दिया हुआ है कि मांग की जो है अनुपातिक जो परिवर्तन होता है और इसको जो है कीमत की अनुपातिक परिवर्तन से इसको हम भाग दे दें तो हमें जो है कह सकते हो मांग की लोच प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पूर्ण प्रतियोग जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पूर्ण और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया, लेकिन इसके बीच में आप अंतर देख लेंगे। तो पूर्ण जो प्रतिस्पर्धा होता है इसमें जो है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या जो है बहुत अधिक होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब जो है फुल, यानी जो पूर्ण हो, जो अधूरा ना हो। तो जाहिर सी बात ऐसा कंपटीशन, ऐसी संख्या जो पूर्ण हो जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो, तो इसको जो है हम पूर्ण प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होती है भैया, ये जो है क्रेता और विक्रेता को जो है इस मूल्य से जो है प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि जो है इसमें जो है वस्तु का मूल उत्पादन और विक्रेता द्वारा जो है परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वेश्चन आगे करा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ से देख लीजिएगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। ये सर्वप्रथम जो है गॉसेन नामक एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने जो है घटती हुई उपयोगिता के विचार पर प्रयोग किया और इसके बाद जो है मार्शल ने एक सिद्धांत के रूप में इसको प्रस्तुत किया। इसलिए इस नियम को जो है गॉसेन का पहला नियम भी कहा जाता है। और मानव की आवश्यकताओं की जो है एक विशेषता है कि उसकी तीव्रता सीमित होती है और हम जो है जैसे जैसे किसी वस्तु का जो है लगातार अधिक जो उपयोग करते हैं वैसे वैसे जो उसकी बाद में इकाइयों के लिए जो है हमारी तीव्रता जो है घटती जाती है। और तत्व इच्छाओं के जो है इस सामान्यीकरण को जो है घटती सीमांत उपयोगिता नियम जो है कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी बस। ठीक है, चलेगा। मूल्य विभेद, मूल्य विभेद मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था। मूल्य विभेद, मान लो कोई वस्तु आपने मार्केट में कोई बेच रहा है, कोई दुकानदार है, कोई मूल्य आपको जो है 100 रुपये में दिया है, किसी को 90 रुपये में देता है, तो ये आपका मूल्य विभेद कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अब यहाँ नहीं कराएंगे। और मूल्य विभेद की परिभाषा हम थोड़ा सा ऐसे इसके प्रकार देख लेंगे। तो मूल्य विभेद जो है इसकी परिभाषा चलेगा, हमसे फिर से देख लें। रॉबिन्स ने इसकी परिभाषा दी है मूल्य विभेद की कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत जो उत्पादित एक ही वस्तु को जो है विभिन्न क्रेताओं को भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचने से प्रक्रिया को जो है हम कीमत विभेद कहते हैं। ठीक है, अभी किसी एक ही वस्तु को दो आप जो बेचते हो, किसी को 100 में बेच लो, किसी को 90 से बेच दो, वही वस्तु कीमत विभेद होता है। कीमत विभेद जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत विभेद, एक होता है स्थानीय विभेद। तो व्यक्तिगत क्या होता है, जब एक ही वस्तु के लिए जो है भिन्न भिन्न जो है व्यक्तियों से उसकी मांग की तीव्रता के आधार पर जो है कीमत वसूली जाती है, तो उसको जो है व्यक्तिगत कीमत कहते हैं। यानी एक ही व्यक्ति यानी भिन्न भिन्न व्यक्तियों से जब कोई हम उसकी कीमत की तीव्रता वसूलते हैं तो उसको हम व्यक्तिगत कहते हैं। और स्थानीय विभेद क्या होती है, स्थानीय विभेदीकरण तब माना जाता है कि एक विक्रेता एक ही वस्तु के लिए जो है विभिन्न स्थानों, नगरों और जो है क्षेत्रों के लिए लोगों से जो है भिन्न भिन्न कीमत जो है वसूल करता, तो ये आपका स्थानीय विभेद होता है। अगला देखो, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, अब नहीं कराएंगे, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो परिवर्तनशील जो अनुपात है इसको देखो, तो ये जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन में जो है कुछ उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर हैं और कुछ जो है परिवर्तनशील साधनों के जो है परिवर्तन करके उत्पादन स्तर में जो है परिवर्तन किया जा सकता है। इसे जो है परिवर्तनशील के अनुपात के हम नियम कहते हैं। और इसमें जो है दीर्घकाल में जो है प्रत्येक साधन परिवर्तनीय होते हैं। दूसरों शब्द में जो है दीर्घकाल में उत्पादन पैमाने को जो है पूर्णतः परिवर्तित जो है किया जाता है। इसके जो है 3 इसके नियम हैं, प्रतिफल है। एक है उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति का जो है ह्रास नियम। मैंने तीनों को बताए हैं पहले भी। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये क्वेश्चन आप समझ लो, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था क्या है, इसको हम समझो। मिश्रित यानी मिली हुई, जिसमें जो है पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का जिसमें मिश्रण हो, तो जिस मिश्रण पाया जाता है फिर मिश्रण रहता हो, तो इसी को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पर्याप्त मात्रा में जो है सरकारी हस्तक्षेप भी होता है, और परंतु जो है सरकारी हस्तक्षेप प्रत्यक्ष अथवा जो है परोक्ष हो सकता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो है स्वतंत्र उपक्रम के साथ साथ जो है अर्थव्यवस्था का परोक्ष नियंत्रण भी रखा जाता है।
तो यही आपका जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। संकुचित अर्थ में हम बात करें इसकी, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है स्वतंत्र उपक्रम के साथ साथ जो है राज्य द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भी जो है किया जाता है, तो इसको जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। इसकी विशेषता भी लिखी हुई है, तो विशेषता से एग्जाम में पूछेगा नहीं। अगला देखो, ये क्वेश्चन हो गया था प्रकट अधिमान सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जो है आगे करा दिया था, इसको भी ज़्यादा मेरे हिसाब से कराने का हो सकता नहीं। डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक सिद्धांत की व्याख्या, क्वेश्चन हो सकता पूछ ले, नहीं तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये प्रकट अधिमान सिद्धांत एक बार देख लीजिए फिलहाल के लिए, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। तो मांग सिद्धांत का जो है सबसे पहली जो विचारधारा मार्शल ने की थी, और यह विचारधारा अर्थात जो है उपयोगिता विश्लेषण गणनावाचक उपयोगिता पर आधारित है। अन्य शब्दों में कहें तो वह जो है इस बात पर आधारित है कि उपयोगिता के जो है परिणाम स्वरूप इसके जो है परिणात्मक रूप में जो है इसको मापा जा सकता है इसको। और दूसरी जो है विचारधारा हिक्स की थी, जो तटस्थवाद के विश्लेषण के नाम से विख्यात है। यह जो है विचारधारा क्रमवाचक उपयोगिता पर जो है अर्थात जो है इस बात पर आधारित है कि उपयोगिता के जो है परिणात्मक जो है रूप में जो है मापन संभव नहीं है, तो इसकी तुलना इसमें किया जाता है। तो यही आपका जो है प्रकट अधिमान सिद्धांत होता है। डेविड रिकार्डो का जो है तुलनात्मक सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको समझो। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में जो है कई जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें जो है तुलनात्मक लागत सिद्धांत सबसे जो है अधिक प्रसिद्ध रहा है। और इस सिद्धांत के जो जन्मदाता रॉबर्ट टोरेंस थे, किंतु जो है इस सिद्धांत को जो है विकसित कर उसे जो है आधुनिक रूप में जो है श्रेय जो है विद्वान डेविस ने रिकार्डो ने इसको दिया था। इस सिद्धांत का विस्तृत और जो है नवीनतम व्याख्या अमेरिकी शास्त्री टाजिन और जो जर्मनी के जो अर्थशास्त्री थे हेबरलर ने इसकी की थी। और रिकार्डो को लागत जो है तुलनात्मक लागत सिद्धांत अंतर सिद्धांत क्या है इसको देखो, तो यह जो है एडम स्मिथ जो है लागतों के निरपेक्ष अंतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का जो है आधार बनाया। और रिकार्डो के जो है ने जो है लागतों के तुलनात्मक अंतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है सिद्धांत बनाया। तो इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। और भी यहाँ से बहुत सारी परिभाषा नीचे दी हुई है। रिकार्डो ने जो है अपने तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की है कि पूर्णतया जो व्यापार जो है स्वतंत्र जो है व्यापार प्रणाली के अंतर्गत जो है प्रत्येक देश में अपने श्रम पूंजी कुछ ऐसे कार्य के उपयोग करेंगे कि प्रत्येक के लिए जो है सबसे अधिक लाभदायक हो और व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति का जो है प्रयत्न संपूर्ण विश्व के हित में हो, यानी संपूर्ण जिससे ऐसा इसको खर्च किया जाए जिससे संपूर्ण समाज का हित हो। और जो है या जो है उद्योग विस्तार की प्रेरणा देता है, वो अन्वेषण को जो है पुरस्कृत करता है और जो है शक्तियों के कुशल प्रयोग से जो है श्रम का मितव्ययितापूर्ण एवं जो है प्रभावपूर्ण उपयोग करता है। एक उत्पादन में वृद्धि एवं जो है सामान्य लाभ के प्रसार और सभी राष्ट्रों के हितों के संबंध में जो है मुझको एक में बांधता है। ठीक है, तो इतनी आपको जो है परिभाषा आपको लिख देना है। ठीक है, बस इतना ही था, ज़्यादा कोई नहीं था। इतने क्वेश्चन आपको रट के जाना। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे, अब जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।